Hello everyone. In the last session, we talked about jet streams, and the reason we had selected that topic, jet stream, was that in 2020 there was a question which was related to jet stream and cyclones. In the last session, also I said I'll take up the topic cyclone separately. So today I'll take up this topic cyclone. But before coming to the topic cyclone, let's have a quick recap of what we have discussed under the jet streams. So this was the question that we were talking about, which is related to one statement is related to jet stream and the remaining two statements are related to the topic cyclone. तो जेट स्ट्रीम का ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है. अभी क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं जो जो एरियाज हमने उसमें डिस्कस किया था. सो जेट स्ट्रीम में the first thing I said that these are fast moving winds in upper troposphere following a meandering path and their formation is primarily attributed to two factors. One I said pressure gradient and second thing I said Coriolis force. So first factor is pressure gradient force जिसको मैं बार बार PGF लिखूंगा and second is the Coriolis force. So अपर ट्रोपोस्फेयर में हम ये सारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है उसका एग्जिस्टेंस इज इन अपर ट्रोपोस्फेयर. तो अपर ट्रोपोस्फेयर में लेट्स से कि ये बीच का पोर्शन इज द इक्वेटर पोर्शन. इसके ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पर हाई प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है. सरफेस पर लो प्रेशर है, उसके ऑपोजिट ऊपर हाई प्रेशर है क्योंकि ये एयर ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो रही है. तो यहाँ पर हाई प्रेशर अपर ट्रोपोस्फेयर में अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं, लेट्स से दिस इज 0 डिग्री और ये सब ट्रॉपिकल रीजन 25 to 30 डिग्री. तो यहाँ पर अपने को हाई प्रेशर मिल रहा है अपर ट्रोपोस्फेयर में एंड सब ट्रॉपिकल के ऊपर यहाँ पर अपने को लो प्रेशर सेल्स मिल रहे हैं. तो अपर ट्रोपोस्फेयर में प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर. So this PGF existing in the upper troposphere is responsible for movement of the wind from high pressure to low pressure. But we know that in the northern hemisphere, the winds or any moving object deflect in the rightward direction. जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे होता है तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपरेंट डिफ्लेक्शन. कोरियोलिस फोर्स का डिस्कशन ऑलरेडी हमने डिटेल में किया. तो ये ऐसे स्ट्रेट ना जाके इट एक्सपीरियंसेस राइटवर्ड डिफ्लेक्शन. तो ऐसे ना जाके ये ऐसे राइटवर्ड घूम जाता है एंड ड्यू टू विच एक इस जोन में सब ट्रॉपिकल एरिया में अपने को एक फास्ट मूविंग विंड मियांडर करते हुए मिलती है एंड दैट विंड इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. ये हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया था. सेम थिंग इज हैपनिंग नियर द पोल्स. सब पोलर रीजन में अगर मैं इसी को फर्दर एक्सटेंड करूं या मैं सदर्न हेमिस्फेयर में देख लूं, अगर इस डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सब पोलर रीजन रफली 55 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ बोथ. मैं इसको फिर से नॉर्थ ले ले रहा हूं एंड
इसको पोल मान लेते हैं 90 डिग्री पोल। सो अपर ट्रोपोस्फियर में क्योंकि यहाँ पर अपने को लो प्रेशर मिल रहा है तो इस रीजन में अपर ट्रोपोस्फियर में हाई प्रेशर मिलेगा। सिमिलरली पोल पर सरफेस पर हाई प्रेशर है तो अपर ट्रोपोस्फियर में उसके लो प्रेशर होगा। फिर से विंड विल हैव टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन अपर ट्रोपोस्फियर, और फिर से इट विल एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन। नदर्न हेमिस्फेयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन। तो फिर से एक वेस्ट टू ईस्ट फास्ट मूविंग विंड अपने को देखने को मिल रही है अपर ट्रोपोस्फियर में, और क्योंकि ये पोलर रीजन में है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर और सब पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये दो परमानेंट जेट स्ट्रीम्स मैंने कल डिस्कस किया था। सेकेंड थिंग आई डिस्कस्ड कि देर आर सर्टेन टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स ऑल्सो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था तिब्बतन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, एंड आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सोमाली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वन थिंग इज क्लियर कि these jet streams are found in both in northern hemisphere as well as in southern hemisphere. Another thing is that they are following a meandering path. meandering path इसलिए है क्योंकि जो एयर मासेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग उनका टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर अलग अलग हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो ये पोल है और ये सब पोलर रीजन है, तो सब पोलर रीजन से जो एयर मास आ रहा है वो थोड़ा सा गर्म होगा कंपेयर टू द एयर मास विच इज कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन। पोल पे बहुत ठंडा है एयर मास, सब पोलर में उससे रिलेटिवली थोड़ा सा गर्म होगा, थोड़ा सा वार्मर होगा। तो ये दोनों एयर मास जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फ्रंटोजेनेसिस होगा, फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा, या ये स्ट्रेट मूवमेंट ना करके ये थोड़ा सा वेवी मूवमेंट करेंगे, और इसीलिए इस वेवी मूवमेंट को नाम दिया जाता है रॉसवी वेव्स। रॉसवी was the scholar who discovered the meandering path of the jet stream, तो इसलिए रॉसवी वेव्स उनको बोल दिया जाता है। So these things we have already discussed under jet streams in detail. If you have not seen that video yet, please refer to that video. Now let's start with the topic cyclones. साइक्लोन्स को हिंदी में चक्रवात भी बोलते हैं। तो साइक्लोन्स अगर मैं लेमैन टर्म्स में बोलूं तो इट इज अ लो प्रेशर सिस्टम। It is a low pressure system which is characterized by rushing or inward movement of winds from surrounding region, from surrounding regions, from surroundings towards that low pressure. हो क्या रहा है, अभी इसके डिटेल में जाएंगे, अभी लेमैन टर्म्स में समझते हैं कि साइक्लोन है क्या। तो लेट्स से ये कोई लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया अर्थ के सरफेस पर, फॉर सर्टेन रीजंस विल एक्सप्लेन इन डिटेल। यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है तो इसके सराउंडिंग जो एयर होगी, अगर ये लो प्रेशर है तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा। अपने को पता है विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सराउंडिंग रीजन से विंड विल हैव टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर सिस्टम। और वन मोर थिंग वी नो कि एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंसेस कोरियोलिस फोर्स,
और अगर ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, अगर मैं इसको नॉर्थ हेमिस्फेयर ले लूँ, तो अपने को पता है कोरियोलिस फोर्स का ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि नदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स राइटवर्ड लगता है, तो अगर ऐसे जा रहा है तो इसका राइट ये, तो ये विंड ऐसे ना जाके कुछ ऐसे जाएगी, दिस विल मूव लाइक दिस इन रियलिटी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा इस पे, इसका राइटवर्ड डायरेक्शन ये और इसका राइटवर्ड डायरेक्शन ये। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस सर्कुलेशन इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज। यस, तो जब लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करेंगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेटरी मोशन करेंगी, एंड दिस entire physico-climatic condition is known as cyclone. So cyclone is basically a low pressure system which is characterized by rushing of the winds towards the low pressure system in a circular manner, in a spiraling manner. वो स्पाइरल करते हुए चलेंगे। स्पाइरल क्यों कर रही है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जेट स्ट्रीम सॉरी दीज साइक्लोन्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेलिंग नहीं की, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दी साइक्लोन की कि एक लो प्रेशर सिस्टम की तरफ जब विंड्स रश करेंगी तो दे विल हैव इट स्पाइरलिंग मोशन, कुछ ऐसे सर्पाकार मोशन करते हुए आगे बढ़ेंगी, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइक्लोन। साइक्लोन बेसिकली, साइक्लोन का मतलब ये होता है, साइक्लोन एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है साइक्लोस, और साइक्लोस का मतलब होता है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। तो ये जो सर्पाकार मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। एनी सो साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। Cyclones are of two types on the basis of the place of origin. On the basis of the place of formation, place of origin, they are of two types. तो ओरिजिन के बेसिस पे कहाँ पे उनका फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे साइक्लोन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड सेकेंड इज कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन। तो अगर ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म हो रहा है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल रीजन अपने को पता है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। एंड अगर वो ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। It is also called extratropical cyclones or also called mid latitude cyclone or high latitude cyclone। हाई लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड जा रहे हैं, तो ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड मतलब मिड लैटिट्यूड और भी हायर, तो इट इज कॉल्ड द हायर लैटिट्यूड साइक्लोन। तो अगर मैं रफली इनका एरिया लिखूं कहाँ पे ये साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बिटवीन I can write 25 degree north to 25 degree south roughly, and this extra cyclone I can write from 35 degree north and south to roughly 65 degree north and south. If any book writes 70 degree north and south then also it is okay, 5 डिग्री का ऊपर नीचे वेरिएशन चलेगा। ज्योग्राफी में वैसे भी बहुत फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती है। एनीवे, सो these are the two types of cyclones जिसको हमें डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
तो अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफाइन करना चाहता हूं, सो आई कैन राइट इट इज अ कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इट कंप्राइजेज ऑफ स्टॉर्मी विंड्स, जिसकी वजह से डिजास्टर आता है, तो इसलिए इट इज अ कैटेस्ट्रॉफिक फिजिको क्लाइमेटिक event characterized by low pressure system over an oceanic body. I'll explain in detail क्या हो रहा है. Over an oceanic body with surrounding air or wind rushing towards that low pressure system in anti-clockwise manner in northern hemisphere and clockwise manner in southern hemisphere. So I have written a lot of facts in this definition. Let's see one by one. मैंने already explain कर दिया कि why it is catastrophic. फिजिको क्लाइमेटिक इवेंट आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि क्लाइमेट से लिंक है और फिजिकल फीचर्स जो अर्थ पे है ओशन से लिंक्ड है, तो इसलिए फिजिको क्लाइमेटिक इवेंट बोला. कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर सिस्टम. आई सेड कि एवरी साइक्लोन इज बेसिकली अ लो प्रेशर सिस्टम. वहीं से हमने स्टार्ट किया है. तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर सिस्टम. कहां पर? ओवर एन ओशियानिक बॉडी, ओवर अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी. इसका फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? लार्ज वाटर बॉडी. अभी देखेंगे क्यों यहां पर हो रहा है. विद सराउंडिंग wind or the air rushing towards the low pressure system. तो मान लेते हैं ये कोई वाटर बॉडी है बड़ी सी, एंड यहां पर इसके सरफेस पे एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया. लो प्रेशर सिस्टम क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ द हीटिंग बाय द सन. तो यहां पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया. तो जो सराउंडिंग एयर है, इट विल रश टूवर्ड्स द लो प्रेशर सिस्टम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली हायर प्रेशर होगा. अगर ये एक्सट्रीम लो प्रेशर है तो सराउंडिंग एयर वुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर. तो this air will have tendency to move towards the low pressure, but at the same time they'll experience rightward deflection in the northern hemisphere, rightward deflection in the northern hemisphere, rightward deflection in the northern hemisphere, rightward deflection in the northern hemisphere. तो अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर में देखिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखा है, ध्यान से देखिए. ये विंड ऐसे कुछ ऐसा मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, एंटी क्लॉकवाइज मैनर इन नदर्न हेमिस्फेयर. सदर्न हेमिस्फेयर में देख लेते हैं क्या हो रहा है. लेट्स से कि ये लो प्रेशर सिस्टम और ये सदर्न हेमिस्फेयर है. यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, सराउंडिंग में हाई प्रेशर होगा. विंड विल हैव टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स दी लो प्रेशर. अपने को पता है सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड. इसका लेफ्ट वुड बी दिस साइड, तो कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन. इसका लेफ्ट ये राइट, तो ये इसका लेफ्ट वुड बी दिस साइड एंड इसका लेफ्ट वुड बी दिस साइड. ध्यान से देखिए विंड की टेंडेंसी ऐसे है कुछ, तो इट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट.
तो दिस इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे आप इंडिया में देखेंगे जो भी साइक्लोन्स आते हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जैसे बिपरजॉय आया था, साइक्लोन मोका था 2023 में, सब ये सब साइक्लोन्स आ पाएंगे। एनीवे, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सो फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये साइक्लोन बन कैसे रहा है, ये लो प्रेशर सिस्टम और एक स्पाइरलिंग मूवमेंट कैसे जनरेट हो रहा है, ये पूरा साइक्लोन का फॉर्मेशन लेट्स अंडरस्टैंड। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए देयर आर सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। सो सर्टेन कंडीशंस favorable for the formation of a cyclone, of a tropical cyclone. So क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल होंगे? जो लो, अपने को लो प्रेशर सिस्टम चाहिए साइक्लोन के लिए, तो लो प्रेशर सिस्टम अगर प्री एग्जिस्टिंग हो, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम मतलब साइक्लोन बनने से पहले ही जो एवरेज टेम्परेचर पूरे एरिया का हो, एक कोई छोटा सा एरिया हो, मान लेते हैं ये कोई बड़ा एरिया है और ये कोई छोटा सा एरिया हो जहां पर ऑलरेडी लो प्रेशर डेवलप हो जाए, तो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम, सो दैट कि इसका फर्दर अगर हीटिंग हो तो इमीडिएटली साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसलिए प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम। जैसे इसी बात को मैं एक्सटेंड करूं कि लो प्रेशर सिस्टम, this pre-existing low pressure system over an oceanic body, ओशियानिक बॉडी, मान लेते हैं ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये कोई ओशन एरिया है, इस ओशन में यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओशन क्यों चाहिए अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। तो सेकेंड कंडीशन इज कि लो प्रेशर दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन वुड बी फॉर्म्ड इन द ओशियानिक बॉडी। आई एक्सप्लेन यू लेटर कि क्यों ओशियानिक बॉडी चाहिए अपने को ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। बट लो प्रेशर अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन। देखते हैं उसी से रिलेटेड अपना थर्ड कंडीशन होगा। लेट्स सी दिस, let's suppose that this is some big oceanic body और यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम है, एक लो प्रेशर सेल है। तो यहाँ पर अगर लो प्रेशर ऑलरेडी है तो मतलब इस सरफेस की हीटिंग हो रही होगी, इस सरफेस की हीटिंग हो रही होगी, तो इवापोरेशन हो रहा होगा, यहाँ पर इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन के प्रोसेस में अपने को पता है इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन latent heat is being absorbed. If you do not know what is a latent heat, do let me know in the comment section. I'll explain those things as well. तो इवापोरेशन प्रोसेस में लेटेंट हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो दिस लेटेंट हीट जो एब्जॉर्ब हुआ सरफेस पे, दिस इज मूविंग अपवर्ड अलोंग विद द वाटर वेपर, ऊपर जाएगा, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो गया कंडेंसेशन होके, and in the process of condensation latent heat is released, इवापोरेशन में लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होता है और जब यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के प्रोसेस में लेटेंट हीट रिलीज होती है। तो थर्ड इज, एंड अभी देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो
release of, third condition is release of latent heat in upper troposphere. In upper troposphere, या books might also write upper atmosphere. मैंने जब layers of atmosphere का discussion किया है तो मैंने बोला था कि for all practical purposes troposphere is considered to be the atmosphere. So latent heat का release होगा upper troposphere में. Latent heat जब ऊपर ये surface यहाँ पे release होगा तो यहाँ पे जो cloud है वो heated up हो जाएगा, heat release होने की वजह से, energy release होने की वजह से. तो this will have tendency to push the cloud upwards क्योंकि यहाँ पे heat release हुई और heat की टेंडेंसी होती है चीजों को एक्सपैंड करने की, अपवर्ड पुश करने की. तो ये क्लाउड फर्दर ऊपर मूव करेगा. तो ये क्लाउड जब ऊपर मूव करेगा तो डोंट यू थिंक यहाँ पर जो लो प्रेशर है इसको और सेक्शन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर और ये फर्दर लो प्रेशर जो सरफेस पे है उसको फर्दर पुश मिलेगा, वाटर वेपर फर्दर ऊपर राइज करेगा, सरफेस से और ऊपर सक्शन आएगा. इसको क्यों सक्शन आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो क्लाउड था ये ऊपर चला गया तो ये जो स्पेस क्रिएट हुआ इसको फिल करने के लिए नीचे से फिर से वाटर वेपर ऊपर जाएगा. तो इसलिए रिलीज ऑफ लेटेंट हीट इन द अपर ट्रोपोस्फेयर बेसिकली facilitates the intensification of cloud formation. और जब क्लाउड्स ये बहुत डेंस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे तो आपको नहीं लगता ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनाएंगे? तो यहाँ पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स का एक बहुत बड़ा कॉलम एक्यूमुलेट हो रहा है. क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज हुई, उसने फर्दर ऊपर पुश किया, फिर से नीचे से वाटर वेपर आया, वो फर्दर यहाँ एग्जिस्ट किया, फिर से पुश हुआ. तो dense cumulonimbus clouds would be formed in the upper troposphere. इसलिए latent heat का presence is very important. Third thing sir, this latent heat जो यहाँ release हो रही है, it will also be responsible for divergence. ऊपर की side में भी, lateral ways में भी. So fourth condition is divergence of clouds in upper troposphere. And the last and the most important condition is presence of Coriolis force. These are the 5 conditions needed for the formation of tropical cyclone. Coriolis force क्या करेगा? It would be responsible for spiraling motion. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है. तो if these conditions exist, then we can expect the formation of a cyclone which would be referred to as tropical cyclone. क्योंकि all these conditions are found in the tropical region, in the tropical belt or tropical region or tropical zone. इसीलिए ये सब साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोले जाते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशंस उसी बेल्ट में बनेगी. एनीवे, सो लेट्स सी कि वो फॉर्मेशन हो कैसे रहा है. तो let's divide this formation into different stages of formation. So first stage is formation of low pressure system. क्या हो रहा है? फिर से कोई बड़ा सा ओशियानिक बॉडी और यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम ग्रेजुअली फॉर्म होना शुरू हो गया. ओशियानिक बॉडी का अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑन द सरफेस is nearly average temperature on the
surface of ocean is nearly 20 degrees Celsius. Although it is highly variable from place to place, but nearly it is 20 degrees Celsius. So ये जो लो प्रेशर यहाँ पे अगर प्री एग्जिस्टिंग होगा, लेट्स से कि इस वाटर का टेम्परेचर इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, और सर्टेन बुक्स माइट ऑल्सो राइट 27 डिग्री सेल्सियस, तो ऑलरेडी जो 20 डिग्री होना चाहिए था वो 25-27 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हीटिंग हो रही है, ऑलरेडी ये हीटेड जोन है। और अगर यहाँ पे फर्दर हीटिंग होगी तो ये लो प्रेशर सिस्टम फर्दर लो हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक बड़े से वाटर बॉडी में, जिसको हम लोग ओशन बोल रहे हैं, वहां पे एक एरिया ऐसा है जहां पे हीटिंग हो रही है और उस एरिया का टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली राइजिंग, दैट इज रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। तो लो प्रेशर सिस्टम कैसे बना? बिकॉज ऑफ द हीटिंग, इंटेंस हीटिंग। तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम होने से होगा क्या? इवापोरेशन होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेज में एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर क्लाउड फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी साइक्लोन मैच्योर नहीं हुआ है, अब साइक्लोन मैच्योर होने की टेंडेंसी में है। तो दैट सेकेंड स्टेज इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ द existing low pressure system. Existing low pressure system. जो ये लो प्रेशर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपने फर्स्ट स्टेज में देखा, इसको फर्दर इंटेंसिफाई करना है। तो कैसे हो सकता है? एक तो ये जो लो प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन के दो मेथड्स हैं। मेथड्स क्या क्या हैं? एक तो पहला मेथड होगा, पहला रीजन होगा दी हीटिंग बाय सनराइज, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है। तो जहां पर सन वर्टिकली प्रेजेंट होगा, जहां पे सनरेज वर्टिकली फॉल कर रही होंगी, उस एरिया में हीटिंग ज्यादा होगी, तो ये फर्दर इसकी हीटिंग शुरू हो जाएगी। तो हीटिंग बाय दी सनरेज, तो इस लो प्रेशर का लो और लो हो जाएगा। एंड सेकेंड, अगर ये हीटिंग फर्दर इंटेंसिफाई हो जाती है तो इवापोरेशन का प्रोसेस और फास्टर हो जाएगा। सिमिलरली क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस और फास्टर हो जाएगा, और जितनी बार क्लाउड बनेगा, कंडेंसेशन होगा, लेटेंट हीट निकलेगी, और लेटेंट हीट निकलेगी तो दिस विल पुश द क्लाउड अपवर्ड्स। लेटेंट हीट गर्म चीज है, एनर्जी है, वो क्लाउड को और ऊपर पुश करेगी, तो फिर से यहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा, और दिस इवेपोरेशन प्रोसेस वुड बी फर्दर इंटेंसिफाइड, तो क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा। यस, और अगर ये प्रोसेस इंटेंसिफाई हो गया, लो प्रेशर सिस्टम एक्सट्रीम लो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, तो देखते हैं क्या होगा। ये एक्सट्रीम लो प्रेशर, लेट्स से कि मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज एक्सट्रीम लो प्रेशर। आपको नहीं लग रहा है सराउंडिंग जो एयर है दिस विल स्टार्ट रशिंग, क्योंकि एक्सट्रीम लो प्रेशर है, एंड इट विल स्टार्ट रशिंग विद अ वेरी हाई स्पीड। जितनी ज्यादा तेज स्पीड उतना ज्यादा तेज कोरियोलिस फोर्स वाले वीडियो में डिस्कस है ऑलरेडी। तो स्पीड इतनी तेज क्यों है? क्योंकि एक्सट्रीम लो प्रेशर और उसके सराउंडिंग में हाई प्रेशर, तो दिस वुड बी रशिंग विथ वेरी हाई स्पीड। तो यहां पर जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, डोंट यू थिंक वो बहुत तेज होगा? एंड एट द सेम टाइम, एक तो सरफेस पे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होने की कोशिश करेगा,
ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर, तो ये मूवमेंट और एट द सेम टाइम जो ऊपर सक्शन क्रिएट हो रहा है लेटेंट हीट की वजह से, ये फर्दर ऊपर पुश करेगा। तो ये जो सर्कुलेशन ऐसे सरफेस पे रहता वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ऊपर से भी सक्शन हो रहा तो एयर ऐसे ऊपर राइज करनी शुरू करेगी। तो दैट इज वाई लेट्स से कि दिस वन इज नदर्न हेमिस्फेयर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड्स ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगी। तो जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा वो समवॉट ऐसा स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा जो ऊपर मूव कर रहा होगा। यस, अपने को एक चीज और पता है कि जब भी कोई सर्कुलेटरी मोशन होता है, whenever there is a circulatory motion, it experiences centrifugal force। जब भी सर्कुलेटरी मोशन होगा, so that body will experience centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। तो ये सर्कुलेटरी मोशन करते हुए, स्पाइरलिंग मोशन करते हुए ऊपर जा रहा है, ये क्लाउड्स विल एक्सपीरियंस आउटवर्ड फोर्स। आउटवर्ड फोर्स क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सो ये समवॉट कुछ ऐसे अपने को देखेगा, ये आउटवर्ड मूव करते हुए, और यहाँ पर इन सब एरिया में ये सब क्लाउड्स है। तो ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बोलूं तो यहाँ सब पे क्लाउड, यहाँ सब जगह क्लाउड फॉर्मेशन होगा, लेकिन सेंटर में इस जोन को बोलते हैं आई, जो सेंट्रल जोन है। आई वाले जोन में ये बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्लाउड नहीं होंगे क्योंकि वो आउटवर्ड डिफ्लेक्टेड होंगे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ फिक जाएंगे। तो ये वाला आई एरिया विल नॉट हैव क्लाउड्स, बट इन सब एरिया में यू विल फाइंड क्लाउड्स। तो पहले तो इस एरिया में सबसे ज्यादा क्लाउड, आई के बियॉन्ड वाला जो एरिया है, ये दोनों इज कॉल्ड आई वॉल, इसको बोलते हैं आई वॉल। और आई वॉल के बियॉन्ड जब आप जाएंगे तो दिस एरिया जहां पे ये बैंड जैसे क्यों दिखेंगे? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आ रहे हैं क्लाउड्स। दिस एरिया इज कॉल्ड रेन बैंड्स। दिस एरिया इज कॉल्ड रेन बैंड्स। तो आई में कोई क्लाउड नहीं, आई वॉल पे इंटेंस क्लाउड, डेंस क्लाउड, उसके बियॉन्ड रेन बैंड्स के फॉर्म में क्लाउड, ये सब क्लाउड्स। सो अगर मैं वेदर कंडीशन देखूं इन तीनों पार्ट्स में, तो आई रीजन में क्लाउड है नहीं, तो इस आई रीजन में नो रेनफॉल or negligible rainfall. Do not say no rainfall because that would be an extreme word. Rather say negligible rainfall. Calm conditions क्यों है? क्योंकि इस एरिया में एयर अपवर्ड राइज कर रहा है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, स्पाइरलिंग मोशन की वजह से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको आउटवर्ड मूव कर रहा है। तो आई रीजन में ना ही बारिश हो रही है, ना ही कोई हॉरिजॉन्टली एयर का मूवमेंट है, तो इसलिए काम कंडीशंस। और रिलेटिवली वार्मर भी होगा। वार्मर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो दिस वुड बी द वेदर कंडीशंस इन आई। मतलब अगर आप साइक्लोन में आई वाले एरिया में हैं तो आपको साइक्लोन बहुत काम दिखेगा। आप साइक्लोन के बीच में हैं
बट आपको साइक्लोन फील नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आप आई वाले रीजन में हैं। सेकेंड इज आई वॉल, सर dense cumulonimbus clouds, cumulonimbus clouds, अपने को पता है these cumulonimbus clouds are responsible for heavy rainfall, torrential rainfall. Yes, and third is rain band zone. Rain bands में क्या होगा? Again there would be cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो आउटवर्ड शिफ्टेड होंगे, बट रिलेटिवली यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, रिलेटिवली lesser density than eye wall region. तो similarly heavy rainfall क्यों? क्योंकि cumulonimbus cloud, but intensity is lesser than eye wall region. इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। रीजन आपको समझ में आ रहा है? हाईएस्ट इंटेंसिटी कहाँ पे? आई वॉल पे। आई वॉल के बियॉन्ड के रिलेटिवली इंटेंसिटी रेनफॉल की कम होती जाएगी। Make sense? So this is how a cyclone structure looks like. तो अगर मैं आई का साइज आपको बताऊं, अगर मैं यहीं पे लिखूं आई का साइज वुड बी नियरली 50-60 किलोमीटर्स, बहुत बड़ा साइज है। आई वॉल का साइज, एक सिंगल आई वॉल देखेंगे तो you'll find somewhere around 80 to 100 किलोमीटर्स, और 50-40 भी हो सकता है। वेरिएशन विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर बीइंग फॉर्म्ड। एंड अगर मैं रेन बैंड्स का साइज लिखूं तो इट इज बिटवीन 100 to 150 किलोमीटर्स। तो अगर आप ओवरऑल साइज देखिए साइक्लोन का, तो इट इज ऑफ डायमीटर ऑफ नियरली 300 to 400 kilometers. Make sense? So this is how a tropical cyclone is being formed. अब let's say this tropical cyclone, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म हो रहा है, तो tropical regions are under the influence of tropical region is under the influence of easterlies. विंड सर्कुलेशन में आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्लीज फ्लो करती हैं, तो ये ईस्टर्लीज ऐसे अगर फ्लो करेंगी और लेट्स से यहाँ पे आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज द जोन, तो और यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है, तो दिस विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस। बट अपने को पता है कि एनी मूविंग ऑब्जेक्ट विल हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्लेक्ट राइटवर्ड इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्टवर्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर अगर मैं इसको मान लूँ, तो दिस विल मूव लाइक दिस, राइटवर्ड मूवमेंट। तो इसलिए ये कोस्ट पर लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल मतलब साइक्लोन हिट करेगा। यस, तो इस वाले कोस्ट पर डिजास्टर आएगा, हजार्डस कंडीशंस डेवलप होंगी। एनीवे, सो एंड दिस इज द रीजन, इसीलिए बे ऑफ बंगाल रीजन में मैक्सिमम साइक्लोन्स आते हैं, या ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया is more vulnerable to the cyclones compared to the western coast. I'm not saying कि western coast में formation नहीं होगा या लैंडफॉल नहीं होगा साइक्लोन का, बट वो रिलेटिवली कम होगा। एनीवे, उसके और भी रीजंस है कि वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों बनते हैं कंपेयर टू दी अरेबियन सी रीजन, वो हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द मैच्योर स्टेज ऑफ
this is the mature stage of a cyclone. Now the point comes up कि cyclone dead कैसे होगा, तो that is the third stage. Third stage is end of cyclone, or end of cyclone is attributed to the end to the supply of water vapor in upper troposphere. तो लेट्स से कि साइक्लोन ये लैंड है, कोई लैंड पे आ जाता है तो यहाँ पे जमीन आ गई, लैंड आ गया तो वाटर सरफेस नहीं है, तो वाटर वेपर की सप्लाई रुक जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था ये वाला, दिस एंटायर प्रोसेस विल स्टॉप, क्योंकि वाटर सप्लाई नहीं होगा तो लेटेंट हीट रिलीज नहीं होगी और अकॉर्डिंगली वो पुश नहीं मिलेगा। तो इसलिए एंड ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर वेपर इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, तो जा नहीं रहा। दिस हैपेंस व्हेन cyclone enters into a land area, या दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि when cyclone enters into the cold water zone। अपने को पता है कि एक सफिशिएंट हीटिंग उस सरफेस की चाहिए, वाटर सरफेस की, तो अगर ये कोल्ड वाटर में पहुंच जाएगा तो लो प्रेशर हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए साइक्लोन फिर से डेड हो जाएगा। तो दिस इज द लास्ट स्टेज of the cyclone. So this is how cyclone dies out. So this was about the tropical cyclone. इसकी नेमिंग बहुत तरीके से होती है, जैसे मैं एक नेमिंग आपको बता दे रहा हूं, और रीजन वाइज भी नेमिंग होती है। तो the same tropical cyclone has different names. Have different names in different reasons. जैसे I'll give you example, मैप के थ्रू दिखा देते हैं क्या क्या नेम है। Let's say this is North America, this one is South America, this portion is equator. I'm drawing now the Africa continent, then this is Arabian Peninsula, this part is Indian Peninsular region, then Southeast Asian countries, China, Russia, Jutland Peninsula, then Spain and all, Portugal, Mediterranean Sea. Let me also draw Tropic of Capricorn. Over here you'll find Australia. So in Indian Ocean region it is known as cyclone or Chakravat. In Australia it is known as Willy Willy. In Pacific Ocean region, यहाँ पे आपको जापान दिखेगा, in Pacific Ocean region it is known as typhoon or typhoon. Then comes this region. In this region it is known as Western African region, it is known as tornado, and in this region it is known as hurricane. Caribbean Sea region, hurricane, right? So these are the different names given to a cyclone, tropical cyclone, in different parts of the world. I'm just giving you one fact.
that of the total cyclones in the world, nearly 30 to 35% of cyclones occur in this region, in Caribbean and Gulf region. This is Gulf region. इंडिया में, इंडियन ओशन में इफ यू लुक एट और से बे ऑफ बंगाल रीजन में नियरली 15 to 20% ऑफ साइक्लोन्स अकर। इसीलिए आप देखते हो कि इंडिया में एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फ्रॉम जून टू अक्टूबर नवंबर, जून से हीटिंग शुरू हो जाएगी इस सरफेस की, लो प्रेशर इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगा एंड टिल नवंबर दिसंबर you will experience tropical cyclones hitting the India's coast. So this tropical cyclone is common in the month from say May to December or November. Okay, now come to temperate cyclones. So when we talk about temperate cyclones, बहुत डिटेल में इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके डिस्कशन के लिए अपने को फ्रंटोजेनेसिस पढ़ना होगा, बट अगेन यू शुड नो कि साइक्लोन्स है क्या, लो प्रेशर सिस्टम, एंड दिस टेम्परेट साइक्लोन, द लो प्रेशर सिस्टम is created due to interaction of contrasting air masses. Contrasting air mass मतलब दो एयर मास है, लेट्स से एक एयर मास है which is coming from the polar area. So don't you think it would be cold air mass plus dry? ड्राई क्यों, क्योंकि कोल्डर एरिया से आ रहा है. सेकेंड एयर मास 2 में लिख देता हूं, इट इज कमिंग फ्रॉम इक्वेटोरियल एरिया और से सब ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड बनेगा, तो सब ट्रॉपिकल एरिया इट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म, क्योंकि इक्वेटर रीजन से आ रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है, प्लस गर्म होने की वजह से इट विल ऑल्सो पिक अप मॉइस्चर, तो इट वुड बी मॉइस्ट. तो रिलेटिवली एयर मास 2 which is coming from the subtropical areas is moist as well as warm. Air mass 1 which is coming from the polar area, it is cold as well as dry. जब ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो लेट्स से कि एक एयर मास में ले लेता हूं इस साइड से आता हुआ और एक एयर मास इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. लेट्स से दिस वन इज कोल्ड एयर मास, पोलर रीजन से आ रहा है, and let's say this one is warm air mass. So once they come closer to each other, they interact with one another, and during this interaction they form fronts. तो इसीलिए this formation of cyclone of temperate region is explained through front theory. इसी को बोलते हैं पोलर फ्रंट थ्योरी. तो ये दो एयर मासेस आएंगी, जब एकदम आमने सामने होंगी, इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो एक जोन बन जाएगा. अभी इंटरेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है,
तो दिस जोन is called stationary front. अब इंट्रैक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट, दोनों ऑलमोस्ट, दोनों एयर मासेस कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास आमने सामने। लेट्स से कि जब इंट्रैक्शन शुरू हो गया, तो जब इंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, मान लेते हैं ये वार्म एयर मास, ये कोल्ड एयर मास, और कोल्ड एयर मास वुड बी हैवियर। हैवी क्यों? क्योंकि ये डेंस है, कोल्ड है तो कोल्ड होगा तो डेंस होगा। दिस वार्म एयर मास वुड बी लाइटर, क्योंकि डेंसिटी कम है, क्योंकि गर्म है। तो ये थोड़ा ब्रॉड होगा और ये थोड़ा सा नैरोअर होगा। तो ये आ रहे हैं, दोनों इंट्रैक्शन करेंगे। तो लेट्स से दे स्टार्ट इंट्रैक्टिंग। तो दिस कोल्ड एयर मास लेट्स से इंट्रूड्स इनटू द वार्म एयर मास। तो एक फ्रंट बनेगा, एक 3 डायमेंशनल जोन फॉर्म होगा दोनों के बीच में, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रंट। तो लेट्स से इफ आई ड्रॉ दिस, वार्म एयर मास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वार्म एयर मास ले लिया मैंने, एंड दिस इज द कोल्ड एयर मास। कोल्ड एयर मास का रिप्रेजेंटेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हो गया कोल्ड एयर मास, ये वार्म एयर मास, ये इंट्रैक्शन शुरू हुआ। तो दिस फ्रंट इज कॉल्ड cold front, this front is called warm front, एंड दोनों के इंट्रैक्शन के बीच में यहाँ पर कोल्ड फ्रंट एंट्री किया है, तो इस बीच में यहाँ पे जो है दिस इज वार्म एयर मास, दिस वन इज कोल्ड एयर मास इसके लेफ्ट में, एंड इन दोनों के इंट्रैक्शन से जो एयर बनेगा, जो ऊपर राइज कर रहा होगा, दैट इज कूल एयर मास। दोनों का इंट्रैक्शन है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर टेम्परेट साइक्लोन्स में फॉर्म हो जाएगा। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। तो ये जब इंट्रैक्शन हुआ, तो को ये हैवियर एयर मास है क्योंकि ये कोल्ड है। तो कोल्ड एयर मास जब इसमें एंट्री करेगा, तो दिस विल स्टार्ट राइजिंग अप। जो लाइटर एयर मास है विच इज द वार्म एयर मास, तो जब ऊपर उठेगा तो फिर से कंडेंसेशन एंड अकॉर्डिंगली द प्रेसिपिटेशन एंड अदर थिंग्स, तो फिर से बारिश एंड ऑल। Is that okay? So this is how the temperate cyclones are being formed, and after some time ये दोनों आपस में मिक्स कर जाएंगे. That front is called occluded front, and occluded front marks the end of temperate cyclone. क्योंकि जब आपस में दोनों एयर मास मिक्स कर गए, तो अब फिर कोई डिफरेंस रहा नहीं, कॉन्ट्रास्ट रहा नहीं। तो नाउ दे हैव बिकम अ सिंगल बॉडी, एंड दैट सिंगल बॉडी इज नोन एज occluded front, and that marks the end of the tropical temperate cyclone. So if I compare temperate and tropical cyclones are highly stormy cyclones. उनका स्पीड, मूवमेंट, वेलोसिटी बहुत तेज होगी, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस है दैट इज वेरी हाई। In contrast to the tropical cyclones, temperate cyclones are relatively moving with lower speed, but टेम्परेट साइक्लोन का एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो एरिया इफ यू लुक एट टेम्परेट साइक्लोन का, तो दैट इज ऑफ नियरली 1000 to 2000 किलोमीटर्स। टेम्परेट साइक्लोन का डायमीटर might reach up to 2000 kilometers, at times up to 3000 kilometers. और मैंने बताया था डायमीटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन is nearly 300 to 400 kilometers. Temperate cyclones are highly devastating. They are more disastrous compared to the, tropical cyclones are more devastating, more disastrous compared to the temperate cyclones. So this was about the temperate and tropical cyclones.
There are a number of other things that we can discuss in tropical and temperate cyclones. I'm leaving those things for now. If you want me to discuss the nomenclature in Indian Ocean region, जैसे बिपरजॉय कौन रखा, मोका कौन रखा, तो different names are given to these cyclones. वो कैसे होता है? तो we'll discuss sometimes later. But if you want those things to be discussed, let me know in the comment section. We can think about it. So let's see the question now. जो क्वेश्चन हमने शुरू किया था. So jet streams occur in northern hemisphere only. तो मैंने बोला था जेट स्ट्रीम दोनों हेमिस्फेयर में बनेंगे. So this statement goes wrong. First statement is incorrect. Only some cyclones develop eye. तो not every cyclone will have an eye. साइक्लोन में आय बनने के लिए साइक्लोन का मेच्योर होना जरूर है. एंड दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखिए तो टेम्परेट साइक्लोन्स में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उसमें आई का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. तो इट मेक सेंस कि सम साइक्लोन्स आर मेकिंग आई, नॉट ऑल द साइक्लोन्स. सो सेकंड इज करेक्ट. द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर. नो नो नो, टेम्परेचर ज्यादा होगा. मैंने यही तो बताया था कि आई में अगर आप कंडीशन को देखेंगे, वेदर कंडीशंस को, तो टेम्परेचर इज वार्मर. तो टेम्परेचर कम होने का तो सवाल ही नहीं हो रहा है. तो 10 डिग्री हो 5 डिग्री, इट इज इररेलेवेंट टिल द टाइम इट इज राइटिंग लेसर. इट शुड बी मोर देन दी दैट ऑफ द सराउंडिंग. So this goes incorrect. So statement number 2 is correct. So let's see the answer. Which of these statements are correct? So C is the right option. Right? So C for Chennai is the right answer to this question. So thank you so very much for being with me. See you in the next session. All the very best.